क्वेश्चन नंबर 9 आपसे कह रहा है कि दो वर्गों का परिमाप 40 सेंटीमीटर तथा 32 सेंटीमीटर है। इन वर्गों के क्षेत्रफलों के अंतर के बराबर क्षेत्रफल वाले एक तीसरे वर्ग का परिमाप आपको बताना है। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि एक वर्ग है आपके पास, ठीक है, एक वर्ग है। वर्ग क्या होता है? एक ऐसी आकृति जिसकी सभी भुजाएं कैसी होती हैं? आपस में बराबर होती हैं। तो यहाँ पर अगर हमने एक वर्ग माना ए, बी, सी और डी, तो पहले वर्ग के बारे में कुछ चीजें आप जान लें कि वर्ग होता क्या है। तो वर्ग एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं तथा विपरीत भुजाएं बराबर और समांतर होती हैं, ठीक है, ये भी हम कह सकते हैं। साथ ही इसका प्रत्येक कोण कैसे होते हैं? बराबर होते हैं, यानी कि हर एक कोण की माप 90 डिग्री के बराबर होती है। वर्ग के जो विकर्ण होते हैं वो भी आपस में कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। वर्ग के विकर्ण भी कैसे होते हैं? बराबर लंबाई के होते हैं। वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित भी करते हैं, ठीक है। ये सब चीजें हैं वर्ग के बारे में। तो चलिए एक एक करके हम इनको समझ लेते हैं भाई। अब बात आ गई तो छोड़ेंगे थोड़ी ना। देखिए, वर्ग की सभी भुजाएं आपस में कैसी होती हैं? बराबर होती हैं। सभी भुजाएं कैसी होती हैं? बराबर। तो हम पहला पॉइंट कह सकते हैं कि ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए बराबर क्या माना? स्मॉल ए माना, ठीक। पहली चीज तो ये है कि वर्ग के सारे विकर्ण कैसे होते हैं बेटा? बराबर होते हैं। भुजाएं बराबर होती है, विकर्ण भी बराबर होते हैं। तो अगर विकर्ण हम बनाए तो विकर्ण क्या होता है? विपरीत शीर्षों को मिलाने वाली रेखा विकर्ण कहलाती है। तो यहाँ पर हम बोलेंगे कि ए सी और बी डी जो है वो विकर्ण है और ये आपस में दोनों कैसे होते हैं? बराबर। यानी कि अगर एक की वैल्यू डी है तो दूसरा भी कितना हो जाएगा? स्मॉल डी के बराबर हो जाएगा, ठीक है। ये वर्ग के विकर्ण हो गए। साथ में एक दूसरे को ये समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, यानी कि अगर ये पॉइंट ओ पर काट रहे हैं तो इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पर ओ ए बराबर ओ सी होगा, साथ ही ओ बी बराबर ओ डी होगा और ये सभी आपस में बराबर भी होंगे क्योंकि समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, बराबर दो भागों में बांटते हैं। इसका मतलब क्या है बेटा? चूंकि हमें पता है कि भाई ये वर्ग के क्या है? विकर्ण है, तो ये पार्ट बराबर, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट बराबर, और ये वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं तो सभी आपस में कैसे हो जाएंगे? बराबर भी हो जाएंगे, ठीक है। प्रत्येक कोण जो होता है इसका बेटा वो कैसा होता है? 90 डिग्री के बराबर होता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी और बराबर में कोण डी किसके बराबर? 90 डिग्री के बराबर होता है। तो ये वर्ग की कुछ डेफिनेशन थी जो हमने समझ ली। इसके अलावा हम इसके क्षेत्रफल की बात करें कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, तो आप कहेंगे सर भुजा का स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर। इसका परिमाप क्या होता है, तो आप कहेंगे सर जो वर्ग का परिमाप होता है वो 4a होता है, यानी कि 4 गुणा भुजा होता है। वर्ग के विकर्ण की लंबाई की अगर हम बात करें कि वर्ग का विकर्ण कितना होता है, तो आप कहेंगे सर a√2 होता है, ये वर्ग का विकर्ण होता है। तो ये 3 फॉर्मूले आपके मेंसुरेशन के क्षेत्र में दिए गए, ठीक है। इन्हीं पर बेस्ड ये आपका क्वेश्चन है, ठीक। ये तो हमने वर्ग के बारे में समझ लिया। अब इस एक को मिटाल देते हैं, फिर हम आपको समझाते हैं कि क्वेश्चन आपसे क्या कर रहे हैं बेटा। ये एक को मिटाल दें, ये तो हमने वर्ग के बारे में जान लिया। अब देखिए ये क्वेश्चन जो बेटा आपसे कह रहा है वो कह रहा है कि हमारे पास दो वर्गों का परिमाप दिया है, कितना 40 सेंटीमीटर और 32 सेंटीमीटर। फिर ये बोल रहे हैं कि इनके वर्गों के क्षेत्रफलों के अंतर के बराबर, मतलब जो वर्ग आपके पास दो ऑलरेडी दिए हैं इनके क्षेत्रफलों के अंतर के बराबर वाले क्षेत्रफल वाले तीसरे वर्ग का परिमाप आपको बताना है। मतलब पहले वर्ग का आप क्षेत्रफल निकालेंगे, दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे, उनके वर्ग के क्षेत्रफलों का जो अंतर करेंगे, जो पहले वर्ग का क्षेत्रफल है दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल है, उनके क्षेत्रफलों का जो अंतर करेंगे वो अंतर जो है वो तीसरे वर्ग का क्या है? क्षेत्रफल है। तो वहां से हम तीसरे वर्ग की भुजा निकाल लेंगे और उसका परिमाप भी आ जाएगा, ठीक है। परिमाप क्या होता है? 4a होता है, यानी कि 4 गुणा भुजा होता है। तो अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि एक वर्ग हमारे पास है जिसका परिमाप अगर हम उसकी भुजा a मान लें या a1 मान ली, चलो। दूसरा वर्ग हमने माना जिसकी भुजा कितनी है? a2 है, और तीसरा वर्ग हमने माना जिसकी भुजा कितनी है बेटा? a3 है, ठीक है, समझने के लिए। नहीं तो पेपर में तो आपको पता है किस तरीके से करना है, इतनी चीजें वहां नहीं लिखनी रहती, ठीक है। तो a1 a2 a3 हमने क्या माने? भुजाएं मान ली तीनों वर्गों की। अब इन्होंने बोला कि पहले वर्ग का परिमाप, तो 4a1 कितना है? 40। तो a1 कितना आ गया? तो आप कहेंगे सर 10। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? तो आपको पता है a1 का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर होता है ना क्षेत्रफल, तो ये कितना हो गया? 100। तो पहले वर्ग का क्षेत्रफल निकल आया। अब हम दूसरे की बात करें बेटा, तो यहाँ पर 4a2 इसका परिमाप कितना है? तो आप कहेंगे सर 32। तो a2 की वैल्यू कितनी आ गई? तो आप कहेंगे 8। इसका क्षेत्रफल मतलब a2 का स्क्वायर कितना हो गया? 64। ये दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल हो गया।
इन्होंने बोला है कि तीसरे वर्ग का परिमाप ज्ञात करें, मतलब 4a3 आपको निकालना है। a3 मतलब क्या है, a3 मतलब तीसरे वर्ग की भुजा मानना है बेटा, कंफ्यूज मत होना। तो 4a3 की वैल्यू आपको निकालनी है, ठीक है। लेकिन इन्होंने बोला है कि पहले दो वर्गों के क्षेत्रफलों का जो अंतर है वो तीसरे वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है। तो तीसरे वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, तो आप कहेंगे सर a3 का स्क्वायर होगा। a3 की पावर 3 नहीं, क्या होगा बेटा, स्क्वायर होगा। तो ये तीसरे वर्ग का क्या निकल आएगा बेटा, क्षेत्रफल निकल आएगा। तो पहले दो वर्गों का जो क्षेत्रफल का अंतर है यानी कि 100 - 64, ये किसके बराबर है, तीसरे वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है। तो तीसरे वर्ग का क्षेत्रफल क्या था बेटा, तो a स्क्वायर यानी a3 की पावर 2, ठीक है। a3 मतलब भुजा है केवल। तो यहाँ कितना बचेगा, आप कहेंगे सर 36 a3 की पावर 2। तो a3 की वैल्यू कितनी आ गई, तो 36 का आप क्या कर देंगे, वर्गमूल ले लेंगे। तो a3 की वैल्यू 6 आ गई। अब a3 की वैल्यू 6 आ गई बेटा, तो ये वैल्यू अगर हम इसमें रख देंगे तो परिमाप आ जाएगा कि नहीं, 4 × 6 कितना हो गया, 24 सेंटीमीटर। यानी कि वो तीसरा वर्ग जिसका परिमाप हमें निकालना था वो कितना है, 24 सेंटीमीटर है। तो 24 सेंटीमीटर बेटा आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। किस ऑप्शन में दिया बेटा, तो ऑप्शन डी। ऑप्शन डी क्या हो गया बेटा, आपका आंसर हो गया। आयो बात आपको समझ में आ गई, सिंपल है। देखिए क्वेश्चन की लैंग्वेज के हिसाब से कर लेंगे, बहुत आसानी से आपसे बन जाएगा और समझ में भी आ रही है आपको बातें। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 आपसे कह रहा है, यदि किन्हीं तीन क्रमागत विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग 47 है, मतलब विषम है, क्रमागत है और प्राकृतिक संख्या है, उनका योग कितना है, 47 है, तो बीच वाली संख्या होगी। तो बीच वाली संख्या आपसे पूछिए क्या है। देखिए सबसे पहले चीज़ों को समझिए बेटा कि किन्हीं तीन क्रमागत विषम संख्या है। तो सबसे पहले हम शब्द समझते हैं कि क्रमागत क्या होता है और विषम प्राकृतिक का मतलब क्या होता है। क्रमागत का मतलब होता है जो एक एक के अंतर पर हो या क्रम से हो, तो उनको हम क्या बोलते हैं, क्रमागत बोलते हैं। जैसे हमने बोला 1 2 3 4 5 6, तो ये क्या है, क्रमागत संख्या है। ये कैसी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस तरीके से अगर आप संख्या लिखेंगे तो ये क्रमागत संख्या है। लेकिन अब आगे टर्म आता है विषम प्राकृतिक संख्याएं, यानी कि क्रमागत विषम प्राकृतिक। विषम मतलब वो संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं होती। तो हम जानते हैं विषम कौन कौन सी होती हैं, 1 3 5 1 3 5 7, इस तरीके से ये क्या हो जाएंगी बेटा, आपकी विषम संख्या हो जाएंगी। 1 3 5 7 9 11, तो ये कौन सी हो गई, विषम संख्या हो गई। प्राकृतिक का मतलब क्या होता है, वो संख्याएं जिनकी शुरुआत ही 1 से होती है, यानी कि 1 से शुरू होने वाली धनात्मक संख्याएं जो अनंत तक जाती हैं वो प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। इनको काउंटिंग नंबर्स भी कहते हैं, यानी कि गिनती की संख्याएं भी बेटा ये कहलाती हैं। ठीक है, तो हमने समझ लिया कि तीन क्रमागत विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना दिया, तो योग आपको 47 दिया। योग क्या दिया, 47 दिया। यानी कि उन तीन विषम प्राकृतिक संख्याओं को जब आप जोड़ेंगे तो योग कितना आएगा, 47 आएगा। तो आपसे पूछा है कि बीच वाली संख्या बताइए कितना है, आपको बीच वाली संख्या बतानी है कि कितनी है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहली बात तो ये आती है कि बीच वाली संख्या अगर आपको योग 47 दिया है तीनों का और यहाँ ऑप्शन दे रहे हैं 49 50 51 48, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यदि किन्हीं तीन क्रमागत विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग ही 47 है, उन तीनों का योग ही 47 आ रहा, तो बीच वाली संख्या इनके योग से तो बड़ी नहीं हो सकती ना। बीच वाली संख्या इनके योग से बड़ी नहीं हो सकती। ठीक है, तो आप यहाँ पर एक चीज कर लीजिए, इसमें थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिए, ऑप्शन में भी आपको करेक्शन करना है थोड़ा सा। यदि किन्हीं तीन क्रमागत विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग उन्होंने कितना बोला, 47 बोला। ऑप्शन हम देख लेंगे, इस क्वेश्चन में चेंज रहने दीजिए, ऑप्शन हम बता दे रहे क्या है, किस तरीके से करना है। का योग अगर 47 है तो बीच वाली संख्या पूछिए तो आप इनका औसत निकाल लीजिए। तीन क्रमागत संख्याओं का योग कितना है, 47 है, तो इनका औसत निकाल लीजिए कितना आ जाएगा, तो 7 4 11, ये दशमलव में जाएगी। यानी कि ये फिर आपको क्या दिया, ऑलरेडी औसत दिया है। इसको आप बेटा क्या ले लीजिए, औसत ले लीजिए। इसमें थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिए क्वेश्चन में, और ऑप्शन में भी थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिए। यहाँ पर तीन क्रमागत विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत, यहाँ पर क्या कर लीजिए, औसत। औसत कितना है, 47 है। तो बीच वाली संख्या ज्ञात करें, ध्यान रखना तीन संख्याएं दी हैं, उनका औसत अगर 47 है तो बीच वाली संख्या 47 ही होती है। तो एक ऑप्शन को आप चेंज कर लीजिए, 47 कर लीजिए, ये बेटा आपका आंसर हो जाएगा यही। अब समझ लीजिए कैसे, जैसे हमने तीन विषम प्राकृतिक संख्या ली, 1 3 5,
इनका हम औसत निकालने की बात करें तो औसत क्या होता है बेटा, जितनी संख्याएं हैं उन सबको जोड़कर संख्याओं की संख्या से भाग दे देते हैं। यानी कि 3 संख्याएं उनको जोड़िए और 3 से भाग दे दीजिए। 5 और 3 8 और 1 9, 9 को 3 से भाग दे देंगे, क्या आई बेटा 3 आई। तो देखिए अगर हमने 3 विषम प्राकृतिक संख्याएं ली थी, विषम प्राकृतिक संख्याएं 3 क्रमागत विषम प्राकृतिक संख्याएं ली 1 3 5, इनका औसत निकाला कितना आया बेटा 3 आया। तो जो औसत है वही तो बीच वाली संख्या है, जो औसत है वही तो बीच वाली संख्या है। थोड़ा सा करेक्शन कर लेना बेटा क्वेश्चन में, यदि 3 क्रमागत विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत 47 हो तो बीच वाली संख्या कितनी होगी 47 होगी हो, तो ऑप्शन में भी आप एक 47 डाल लेना। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है बेटा, एक विद्यार्थी जब 10 संख्याओं का औसत ज्ञात करता है तो त्रुटि के कारण 46 के स्थान पर 64 लिख देता है। ठीक है, अब देखिए 2 क्वेश्चन बन गया औसत से, मतलब वो क्वेश्चन 100% औसत का ही है। एक विद्यार्थी जब 10 संख्याओं का औसत बेटा ज्ञात करता है तो बोल रहे हैं कि तो त्रुटि के कारण 46 के स्थान पर 64 लिख देता है। कम लिखा कि ज्यादा, तो भाई लिखना था 46 लिख दिया 64, मतलब ज्यादा लिख दिया। तो अभी जो उसका औसत है वो सही औसत नहीं है। अब कम की जगह ज्यादा लिख दिया, मतलब आप कमी करेंगे कुल योग में कमी करेंगे तो औसत कम आएगा। तो ये बात कंफर्म है कि आपका आंसर 50 से कम होगा। अब 50 से कम है तो देखिए चारों ऑप्शन 50 से कम है कि नहीं है, तो चारों ऑप्शन 50 से कम है। अगर आपका 1 या 2 ऑप्शन 50 से ज्यादा होते तो वो हमारे आंसर का पार्ट नहीं होते, उनको हम आंसर में शामिल नहीं करते, क्योंकि आपको लिखना था कितना 46, आपने लिख दिया कितना 64, मतलब ज्यादा लिख दिया। तो औसत जो अभी आपके पास है वो एक्चुअल में ज्यादा है, उसको आपको कम करना पड़ेगा। कैसे कम करेंगे, तो देखिए जो औसत में आपको पढ़ाया गया ना उस कॉन्सेप्ट से हम करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि 10 संख्या है उनका औसत कितना है 50। देखिए यहाँ पर लिखा है एवरेज, एवरेज आपको दिया है, एवरेज कितना है तो यहाँ पर क्लियर लिखा है कितना है 50। तो एवरेज आपको दिया है औसत 50 है, कितनी संख्याओं का 10 संख्याओं का। 10 संख्याओं का औसत लिख लीजिए बेटा, इसको आपको क्या दिया है 10 संख्याओं का औसत दिया है, कितना दिया है तो आप कहेंगे सर 50 दिया है। तो औसत हमने लिख लिया कितना है 50 है, कितनी संख्याओं का, तो संख्या भी हमने लिख ली भाई 10 संख्याएं। 10 संख्याओं का औसत 50 है, बोले त्रुटि के कारण क्या हुआ 46 के स्थान पर 64 लिख दिया। मतलब आप बताइए 64 लिख दिया तो कितना ज्यादा लिख दिया, तो 46 इसमें से माइनस कर दीजिए, 14 में से 6 जाएगा तो 8 बचेगा, 5 जाएगा तो 18, यानी कि आपने 18 ज्यादा लिख दिया। जब आपने 18 ज्यादा लिख दिया तब औसत आपका 50 है। और औसत का मतलब क्या होता है बेटा, औसत हर एक संख्या को इक्वेट करता है, मतलब बराबर करता है। यानी कि अगर हमारे पास 10 संख्याओं का औसत 50 है तो हम ऐसा मानकर चलते हैं कि हर एक संख्या 50 के बराबर है। अब अगर हर एक संख्या 50 के बराबर है तो आपने उनके योग में 18 ज्यादा लिखा, तो हर एक संख्या में से कितना घटा दे, तो हमने कहा भाई कि 18 में आप 10 से भाग दे दीजिए। भाई 10 में आप जोड़ो कितने की कमी करोगे, तो टोटल संख्या है 10, उसमें आप 18 की कमी करोगे, क्योंकि भाई 10 में आपने 18 ज्यादा लिख दिया, लिखना था 46 लिख दिया 64, तो जो आपका कुल योग था 10 संख्याओं का वो 18 ज्यादा है। तो इसका मतलब हर एक संख्या में से कितने की कमी करनी है, तो 10 से जब आप भाग देंगे तो 1.8 की आपको हर एक संख्या में कमी करनी है। इसका मतलब हर एक संख्या कितनी है 50 है, तो हर एक संख्या में से यानी कि 50 में से आपको 1.8 की कमी करनी है। तो दशमलव लगा दीजिए या 0, तो ये आपका 2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, तो ये 48 यानी कि 48.2। अब हर एक संख्या में से आप जब 1.8 की कमी करेंगे तो हर एक संख्या कितनी हो जाएगी 48.2 हो जाएगी। और हर एक संख्या की जो वैल्यू होती है बेटा वही औसत होता है, यानी कि नया औसत क्या है आपका 48.2 है। तो आपको इस तरीके से क्वेश्चन करना है, पुराना तरीका भूल जाइए, आपको अब इस तरीके से क्वेश्चन करना है। कैसे, तो हमने देखा भाई 10 संख्याओं का औसत 50 था, एक संख्या त्रुटि के कारण बेटा 46 की जगह 64 लिख दी, तो कितना ज्यादा लिख दिया आपने 18 ज्यादा लिख दिया, यानी कि कुल योग में 18 ज्यादा है। तो कुल योग में से कमी ना करते हुए हम हर एक संख्या में से कमी कर देंगे। तो संख्याएं कितनी है 10, तो 10 में से हर एक से आपको कितना लेना है 1.8, तो हमने 18 में 10 से भाग दिया, तो हर एक से आप कितना लेंगे 1.8 लेंगे। तो जब 1.8 लेंगे, हर एक की वैल्यू कितनी थी 50 थी, 1.8 माइनस किया तो 48.2 हो गया, यानी कि सही औसत आपका 48.2 है। किस ऑप्शन में दिया है बेटा आपको, तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है। तो ऑप्शन ए क्या हो गया बेटा आपका आंसर हो गया। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि 12 वस्तुओं का लागत मूल्य 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। मतलब जितने रुपए में आप 12 वस्तुएं खरीदते हैं उतने रुपए में आप 10 वस्तुएं बेच देते हैं। तो पहले तो ये बताइए लाभ होगा कि हानि। भाई जितने में आप 12 खरीदी उतने में आपने 10 बेच दी, मतलब हमने मान के चलिए
12 रुपये में 12 खरीदी तो आपने 12 रुपये में 10 बेच दी, तो मतलब क्या है, आपने 2 वस्तुएं बचा ली कि नहीं, 2 वस्तुएं बचा ली मतलब आपको लाभ हो रहा है। पैसे तो आपके पास उतने ही आ गए, पैसे तो आपके पास उतने ही आ गए जितने में आपने खरीदी थी, उतने में उतनी आपने बेच दी, तो पैसे तो उतने ही आ गए, लेकिन आपके पास साथ में 2 वस्तुएं भी बच गई। अगर 2 वस्तु बच गई मतलब क्या है, आपके पास लाभ हुआ। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हमने कैसे बताया था, कैसे करना भाई, प्रॉफिट ऑफ लॉस का हमने एक टॉपिक पढ़ा था, टॉपिक वाइज हम अभी पढ़ रहे हैं, तो जिसमें हमने प्रॉफिट लॉस भी पढ़ा है उसमें आपको क्लियर बताया था कि इस क्वेश्चन को आपको कैसे करना है। आप फिर से समझ लीजिए एक बार, आपके लिए फिर से बताएंगे कि 12 वस्तुओं का लागत मूल्य, तो लागत मूल्य मतलब होता है क्रय मूल्य, आपने कितने में खरीदा। तो देखिए क्रय मूल्य की बात करें और हम विक्रय मूल्य की बात करें, तो हमने क्या बोला था कि पहले तो आपको ये क्रय मूल्य विक्रय मूल्य नहीं दिए हैं, ये आपको संख्या दी है। ये क्या दी है, संख्या। 12 वस्तुओं का लागत मूल्य मतलब 12 वस्तुओं की क्रय मूल्य नहीं दिया आपको, 12 वस्तु संख्या दी है, तो क्रय मूल्य के नीचे लिख दीजिए 12, क्योंकि ये संख्या है। 12 वस्तुएं खरीदी आपने का क्रय मूल्य किसके बराबर है, तो आप कहेंगे सर 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो गया, तो ये भी संख्या है। तो हमने बोला था इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए, मतलब प्रतिलोम कर दीजिए, यहाँ 10 लिख दीजिए, यहाँ 12 लिख दीजिए, मतलब ये आपका क्रय मूल्य आ गया और ये आपका विक्रय मूल्य आ गया। 10 में ली थी, 12 में बेच रहे, कितने का लाभ, तो आप कहेंगे सर 2 का लाभ, किस पर बेटा, 10 पर, इंटू क्या कर देंगे, 100 कर देंगे, तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 20% का बेटा क्या हुआ, लाभ हुआ। तो लाभ प्रतिशत निकलेगा आपका, और वो भी कितना, 20। किस ऑप्शन में दिया है आपको, तो ऑप्शन डी में दिया है, ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये चीज क्लियर होगी, मतलब आपको कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन को देखते ही आपको क्वांटिटी को बदल देना है, 10 और 12 कर देना है, मतलब 10 वाली चीज को आप 12 में बेच रहे हैं, 2 रुपए का लाभ हो रहा है 10 पर, तो 20% का क्या हो गया बेटा, आपको लाभ हो गया। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर देखिए 13 आपसे क्या कह रहा है बेटा, बोला एक दुकानदार 2 प्रकार के चावलों को क्रमशः 35 रुपये प्रति किलोग्राम और 28 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से खरीदता है। ठीक है, वह यदि वह इस मिश्रण को 36 रुपये प्रति किलोग्राम पर बेचता है तो 20% का लाभ प्राप्त करता है, तो मिश्रण का अनुपात क्या है जिसमें दोनों चावलों को मिलाया गया है। क्वेश्चन बेटा इस तरीके से है कि एक दुकानदार क्या करता है, 35 रुपये प्रति किलोग्राम वाले चावल लाता है और दूसरे 28 रुपये प्रति किलोग्राम वाले चावल लाता है, इनको किसी अनुपात में मिलाता है। किसी अनुपात में मिलाने का मतलब यह है कि 35 वाले अगर 4 किलो लिए और 28 वाले उसने 10 किलो लिए, इनको मिला दिया और मिलाने के बाद उसने इनकी कीमत कितनी निर्धारित की, 36 रुपये प्रति किलोग्राम। तो 36 रुपये प्रति किलोग्राम बेचने पर उसको 20% का लाभ हो रहा है। तो ध्यान रखना हम यहाँ पर कॉन्सेप्ट कौन सा लगाएंगे, मिक्सचर और एलिगेशन का। ये जब कॉन्सेप्ट लगता है मिक्सचर एंड एलिगेशन, तो ध्यान रखना उसमें प्रॉफिट और लॉस कभी भी हम इंक्लूड नहीं करते। मतलब हमें क्या पता है कैसे लगाया जाता है भाई मिक्सचर एलिगेशन, तो आप फिर से समझ लीजिए भाई, एक चावल खरीदा कितने रुपए प्रति किलोग्राम वाला, तो आप कहेंगे सर 35 वाला। दूसरा चावल खरीदा कितने रुपए प्रति किलोग्राम वाला, 28 वाला। अब बोल रहे हैं कि इनको 36 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से अगर बेच रहे हैं तो 20% का क्या हो रहा है बेटा, प्रॉफिट हो रहा है, 20% का प्रॉफिट हो रहा है। तो बोले किस अनुपात में मिलाया गया था। अगर ये अनुपात आपको आसानी से निकालना है तो मिक्सचर एलिगेशन से अच्छा कुछ नहीं है। कैसे लगाते हैं, तो हमने आपको बोला कि 20% का जो लाभ और हानि है वो आपको इसमें इंक्लूड नहीं करना है। तो अगर आप 36 में बेचने पर 20% का लाभ कमा रहे हैं तो इसका मतलब समझ लीजिए कि 20% को हम लिखते हैं कितना, 1/5। तो 5 क्या होगा, तो आप कहेंगे सर ये क्रय मूल्य होगा। 5 क्या होगा बेटा, तो आप कहेंगे सर ये क्रय मूल्य होगा। तो 5 हो गया हमारा क्रय मूल्य, मतलब जो चीज आपने 5 रुपए की क्रय की थी उस पर 1 रुपए का लाभ कमाया, तो ये एक क्या है यहाँ पर, तो आप कहेंगे सर ये प्रॉफिट है, लाभ है। तो विक्रय मूल्य कितना हुआ उसका, तो आप कहेंगे सर विक्रय मूल्य 6 हुआ। अब आप बताइए कि 5 क्रय मूल्य था, 1 रुपए का लाभ लेकर आप 6 में बेच रहे हैं। क्वेश्चन में क्या करें कि 36 में बेचते हैं, तो 36 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से आप बेच रहे हैं अगर, तो आप बताइए कि 6 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर, तो आप कहेंगे सर 6 यूनिट की बराबर वैल्यू है 36 रुपए के। 1 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर, 6 के बराबर, तो हम 5 यूनिट की वैल्यू निकाल देंगे क्योंकि क्रय मूल्य कितना है, 5 यूनिट है। तो 5 यूनिट की वैल्यू निकालने के लिए दोनों तरफ बेटा 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि 30 रुपए प्रति किलोग्राम। कहने का मतलब ये है कि आपने जो 35 रुपए प्रति किलोग्राम का चावल लिया और जो 28 रुपए प्रति किलोग्राम का चावल लिया, अगर आप इसको मिलाकर 30 रुपए प्रति किलोग्राम के भाव से बेचते तो ना आपको लाभ होता ना ही हानि, मतलब जितने में लिया उतने में बेच दिया। ठीक है,
तो अब यहां से आपको अनुपात निकालना है कि पहले वाले प्रकार का चावल और दूसरे वाले प्रकार का चावल आपने किस अनुपात में मिलाया। तो यहाँ पर पहली चीज ये करनी है कि लाभ और हानि इंक्लूड नहीं करनी है। तो हमने देखिए लाभ को हटा दिया, 36 में बेच रहे थे तो लाभ हो रहा था, तो हम कितने में बेचें कि लाभ ना हो, तो भाई 30 में। तो 30 क्रय मूल्य निकालिए। भाई लाभ कब नहीं होगा, जितने में लिया उतने में आप बेच दें तब आपको लाभ नहीं होगा ना, तो हमने क्रय मूल्य निकाल दिया यहाँ से। तो ये आ गई आपकी मीन वैल्यू। हम जानते हैं यहाँ पर लार्जर वैल्यू, स्मॉलर वैल्यू और मीन वैल्यू आती है। तो आप क्या करेंगे, 35 में से 30 माइनस करेंगे, यहाँ लिखेंगे 5, क्रॉस में लिखा जाता है। 30 में से आप 28 माइनस करेंगे, कितना आएगा 2। यानी कि पहले वाले चावल और दूसरे वाले चावल को किस अनुपात में बेटा आपको मिलाना है, तो आप कहेंगे सर 2:5 के अनुपात में मिलाना है। मतलब पहला वाला चावल अगर आप 2 किलोग्राम लेते हैं तो दूसरा वाला चावल आपको 5 किलोग्राम लेना है, और आप इनको मिलाकर अगर 30 रुपए प्रति किलोग्राम के भाव से बेचेंगे तो ना आपको लाभ होगा ना हानि। लेकिन बेचा कितने में गया, बेचा गया बेटा 36 रुपए प्रति किलोग्राम में, यानी कि 20% का लाभ लिया गया। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। तो किस ऑप्शन में बेटा, ऑप्शन आपका आएगा 2:5, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। क्वेश्चन नंबर 14 बेटा आपसे क्या कह रहा है, बोले 6 वर्ष बाद 10% वार्षिक ब्याज की दर से 6,535 रुपए की राशि पर साधारण ब्याज कितना होगा। तो देखिए साधारण ब्याज में बेटा अगर हम बात करें कि जो ब्याज होता है वो हर बार किस पर लगता है, किस पर मिलता है या किस पर लगाया जाता है ब्याज हर बार, तो मूलधन पर। तो अगर एक साल में 10% वार्षिक की दर से ब्याज लग रहा है, अगर एक साल में 10% वार्षिक की दर से ब्याज लग रहा है तो 6 साल का ब्याज कितना होगा, तो आप कहेंगे सर 60%। ठीक है, कितना होगा, 60% होगा। तो देखिए यहाँ पर हम बात करते हैं कि हमें मूलधन कितना दिया। तो अगर हम मूलधन की बात करें, प्रिंसिपल की बात करें, तो यहाँ दिया आपको 6,535 दिया हुआ है। ठीक है, 6,535 यहाँ पर बेटा दिया हुआ है। ठीक, तो मूलधन हमारे पास 6,535 रुपए है। समय कितना दिया है, अगर हम टी की बात करें तो आप कहेंगे सर 6 वर्ष दिया है। दर आर की बात करें तो कितना दिया है, 10%। अब आपको पता है कि मूलधन पर बेटा अगर कितना, मूलधन पर अगर कितना, अगर हम बात करें आपसे कि मूलधन पर कितना, मूलधन पर 10% ब्याज लगता है एक साल में, तो 6 साल में बेटा कितना लगेगा, तो आप कहेंगे सर 6 साल में 60% लगेगा। यानी कि जो टोटल ब्याज लगेगा, साधारण ब्याज जो होगा ऐसा ही होगा, कितने साल का, तो आप कहेंगे सर 6 साल का। वो कितना होगा, तो आप कहेंगे 6 × 10 कर दीजिए, 10%। तो यानी कि मूलधन का 60% बेटा ब्याज के रूप में देना पड़ेगा, क्योंकि एक साल में 10% तो 6 साल में 60% ब्याज देना पड़ेगा, क्योंकि साधारण ब्याज है। तो बोले कि राशि पर साधारण ब्याज कितना होगा, यानी कि मूलधन कितना है आपका, तो 6,535 है। 6,535 आपका मूलधन है, इसका आप 60% निकाल दीजिए। तो 60% को कन्वर्ट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा बेटा, 0 से 0 कैंसिल, और ये 2 से 3 बार और 2 से 5 बार, 5 से डिवाइड कर दीजिए बेटा। तो 5 × 5, 5 × 15, भाग नष्टम 0, 5 × 7 = 35। 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7 × 21 की, 1 हासिल में 2, 3 का 9 और 3 एकम 3, यानी कि 3921 रुपये बेटा ब्याज के रूप में देने पड़ेंगे 6 साल में, 600 नहीं 6 साल में। किस ऑप्शन में दिया है बेटा आपको, तो ऑप्शन देखिए बेटा आप 3921, 3921, तो आप कहेंगे सर ऑप्शन डी में दिया है। तो सिंपल होता है, साधारण ब्याज हमें पता है कि हर बार गणना मूलधन पर करते हैं। तो एक साल में अगर मूलधन पर 10% ब्याज मिलेगा तो 6 साल में 60% मिलेगा, तो आपको मूलधन का 60% निकाल देना है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। देखिए अगर हम क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें यहाँ पर कि क्या दिया हुआ है, तो बोला है कि 2 संख्याओं का मासा व लासा क्रमशः 13 तथा 455 है। तो एक संख्या अगर 65 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। आपको याद होगा, अगर याद नहीं है तो आप देखिए याद हो जाएगा कि अगर आपके पास क्या दिया है, मासा, यानी कि HCF, आपको क्या दिया है बेटा, HCF कितना दिया है, तो यहाँ पर लिखा है 13। और LCM की अगर हम बात करें कि LCM कितना दिया है, तो आपका इससे 455। 2 संख्याओं का HCF 13 है और LCM कितना है, 455। उनमें से एक संख्या आपको दी है, कितनी दी है बेटा, तो आप कहेंगे सर 65 दी है। तो दूसरी संख्या बेटा आपको क्या करनी है, ज्ञात करनी है। कैसे ज्ञात करेंगे, तो आप जानते हैं फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल टू क्या होता है, LCM इंटू HCF, यानी कि 2 संख्याओं का गुणनफल उनके LCM और HCF के गुणनफल के बराबर होता है। तो हम यहां से लिखेंगे कि फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल टू होता है LCM इंटू HCF। ठीक है,
चलिए वैल्यू रख दीजिए। फर्स्ट नंबर कितना है तो आप कहेंगे सर 65। सेकंड नंबर आपको ज्ञात करना है, एलसीएम कितना है तो आप कहेंगे सर 455 और एचसीएफ कितना दिया है 13। 13 से ही कट जाएगा 5 बार, 5 से आप काटेंगे 5 नाम 45, 5 एकम 5। तो सेकंड नंबर कितना आ गया बेटा आपके पास तो आप कहेंगे 91। तो 91 क्या हो गया आपका आंसर हो गया 91। किस ऑप्शन में दिया है तो ऑप्शन ए में। तो ऑप्शन ए क्या हो गया आपका आंसर हो गया। तो केवल कितनी सी चीज आपको याद रखनी है भाई कि अगर दो संख्याओं को आपके पास एलसीएम है और एचसीएफ है और एक संख्या आपको दी है तो आप जानते हैं फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। दो संख्याओं का गुणनफल उनके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, पवन व रमन क्रमशः 18,000 रुपये व 25,200 रुपये निवेश करके एक व्यवसाय शुरू करते हैं। वर्ष के अंत में लाभ 8,640 रुपये है, तो पवन का लाभ में हिस्सा कितना होगा। देखिए ये आपका पार्टनरशिप का क्वेश्चन है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि अगर दो व्यक्तियों ने समान अवधि के लिए एक व्यापार में पैसा लगा रखा है तो उनको जो लाभ बटा जाता है, जो लाभ वो बांटेंगे वो अपनी पूंजियों के अनुपात में ही बांटेंगे। तो अब आप देखिए इन्होंने बोला कि पवन और रमन क्रमशः कितने पैसे लगाते हैं 18,000 और 25,200 रुपए निवेश करके एक व्यवसाय क्या करते हैं बेटा शुरू करते हैं और वर्ष के अंत में लाभ कितना होता है 8,640। तो मतलब एक साल के लिए पवन ने पैसा लगाया और एक साल के लिए रमन ने पैसा लगाया। तो समय कैसी है इनके व्यापार में, जो पैसा लगा रहा है उसकी अवधि कैसी है, समान है। तो जब सब अवधि समान है तो इनके जो पूंजियों का अनुपात है उसी अनुपात में लाभ भी बटेगा, मतलब वही लाभ का अनुपात भी होगा। तो अगर हम बात करें पवन की और अगर हम बात करें रमन की तो इनकी पूंजियों का अनुपात कितना होगा तो आप कहेंगे 18,000 तो पवन ने लगाए, 25,200 रुपये रमन ने लगाए। 2 जीरो से 2 जीरो बेटा काट दीजिए, 9 से 2 बार कैंसिल, 9 दूनी 18, 9 8 72, 4 से 5 बार कैंसिल और 4 से 7 बार कैंसिल। मतलब उनकी जो पूंजियों का अनुपात है वो 5:7 है। अगर पूंजियों का अनुपात बेटा 5:7 है तो इसी अनुपात में लाभ भी बटेगा। तो हम कह सकते हैं कि अगर पवन को 5 यूनिट लाभ मिलेगा तो रमन को 7, तो टोटल कितना हुआ तो आप कहेंगे सर टोटल यहाँ पर 12 होगा। 5 और 7 कितना हो जाएगा तो आप कहेंगे टोटल लाभ किसके बराबर 12 के। तो यहाँ पर लाभ कितना दिया एक साल के अंत में 8,640 रुपये। तो हम कह सकते हैं कि 12 यूनिट की वैल्यू 8,640 रुपये के बराबर। तो 12 सत्ते कितना होता है बेटा तो आप कहेंगे 84, 12 दूनी 24, 720। एक यूनिट की वैल्यू 720 आ गई। अब आपसे पूछा गया है कि पवन का लाभ में हिस्सा कितना है, तो पवन को भाई कितना यूनिट मिला, तो पवन की अगर हम बात करें तो 5 यूनिट। तो 5 यूनिट की वैल्यू निकालने के लिए दोनों तरफ 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 0, 5 दूनी 10 की 0 हासिल है, 5 7 35 और 1 36। यानी कि जो पवन भैया थे उनको कितना मिला बेटा, उनको 3600 रुपये मिला उस लाभ में से। ठीक है ना। तो किस ऑप्शन में दिया है बेटा आपको, ऑप्शन बी में दिया है। तो ऑप्शन बी क्या हो गया बेटा आपका आंसर हो गया। आई होप बात आपको समझ में आ गई कि किस तरीके से हम पार्टनरशिप के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। यदि समय अवधि समान है तो जो पूंजियों का अनुपात है वही लाभ का अनुपात होता है, मतलब जिस अनुपात में उन्होंने पूंजी लगाई है उसी अनुपात में वो लाभ को भी बांटेंगे। चलिए